24 किलोमीटर हमीरपुर से दूर है ये। यहाँ पर कुछ एक टेंपल है, जैसे कि नर्मदेश्वर महादेव टेंपल है, मुरली मनोहर टेंपल है। 1857 में ये स्कूल बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आई होप सभी की पढ़ाई तो बेहतरीन चल रही होगी। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मई 2023 के करंट अफेयर। इससे पहले हमने डिस्कस किए थे दिसंबर 2023 के करंट अफेयर। ठीक है, दिसंबर के हमने डिस्कस कर लिए हैं और बाकी जो है जैसे जनवरी हो गया तो उसको हम साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए हम प्रीवियस से डिस्कस कर रहे हैं। तो 1 ईयर करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके एचएएस, एलआई, नायब तहसीलदार तो खैर नहीं आएगा, लेकिन दूसरे जो भी एग्जाम है, चाहे पटवारी का हो, पुलिस का हो, कांस्टेबल का हो, सभी के लिए रेलेवेंट है। तो आप सभी से एक ही आग्रह है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको फ्रीली उपलब्ध करवाई जाएगी। जनवरी की आपको पहले से ही दे दी गई है, इससे पहले के जो पीडीएफ है वो भी आपको फ्रीली प्रोवाइड करवा दी गई है। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। बाकी आज की टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द ग्लोबल इक्विकॉन्स द क्रूसेडर्स ऑफ एजुकेशन अवार्ड फॉर 2023। हाल ही में 2022-23 के लिए द ग्लोबल एडुइकिन्स द क्रूसेडर ऑफ द एजुकेशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हमारे पास है हिम्मत सिंह ढिल्लों। तो हिम्मत सिंह ढिल्लों को ये जो प्राइज था या फिर ये अवार्ड था ये दिया गया। लॉरेंस स्कूल सनावार के प्रधानाध्यापक यानी कि जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, उनको ये प्राइज दिया गया है। और क्यों दिया गया है? ग्लोबल स्कूल लीडर्स के ढिल्लों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए मई 2023 में दिल्ली में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। द ग्लोबल स्कूल लीडर्स प्रेजेंटेड द अवार्ड टू ढिल्लों इन दिल्ली इन मई 2023। हो सकता है चांसेस आ जाए, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए लॉरेंस पब्लिक स्कूल के बारे में। तो उनकी चर्चा हम स्कूल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यह है आपका 1857 में इट बिकेम द ओनली स्कूल टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्टली बाय द क्राउन। 1857 में ये एकमात्र ऐसा स्कूल था जिसे डायरेक्टली किसके द्वारा रूल किया जा रहा था, डायरेक्टली कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा था? तो क्राउन के द्वारा, द क्राउन यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इट वाज एस्टेब्लिश इन 1847। 1857 में ये स्कूल बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पटवारी या फिर आपके कांस्टेबल के एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। सर हेनरी लॉरेंस एंड हिज वाइफ होनोरिया, द स्कूल इज बिलीव्ड टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट को एजुकेशनल बोर्डिंग स्कूल। पहला को एजुकेशनल बोर्डिंग स्कूल है, लेकिन वो को एजुकेशनल बोर्डिंग स्कूल आखिरकार होता क्या है? तो को एजुकेशनल बोर्डिंग स्कूल जो होता है, दैट प्रोवाइड अ हॉस्टल फॉर स्टूडेंट टू लिव ऑन कैंपसेस एंड पार्टिसिपेट इन स्कूल लाइफ। जैसे कि आप हॉस्टल लाइफ देखते हैं ना, कि वहीं पर पढ़ाई भी हो रही है, स्कूल भी वहीं पर है, तो उसे आप क्या कहते हैं? को बोर्डिंग स्कूल कहा जाता है। तो ये पहला जो वर्ल्ड का पहला को बोर्डिंग स्कूल था, 1857 में एकमात्र ऐसा स्कूल था जो क्राउन के द्वारा हेड किया जा रहा था, जिस पर कंट्रोल क्राउन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच टाउन इन हिमाचल प्रदेश रिसेंटली शेड इट्स टैग एज द कैंटोनमेंट टाउन विद द डिफेंस मिनिस्ट्री फैसिलिटेटिंग द मर्जर ऑफ सिविल एरियाज विद लोकल म्युनिसिपैलिटीज। तो हिमाचल प्रदेश के किस शहर को हाल ही में छावनी शहर के रूप में अपनाया, टैग हटा दिया गया और रक्षा मंत्रालय ने स्थानीय नगर पालिका के साथ नागरिक क्षेत्रों का विलय की सुविधा प्रदान की गई? हो क्या रहा है कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में या अन्य जगह पर जो कैंटोनमेंट बोर्ड हैं उनको खत्म किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर लोगों को जो सिविलियंस को वहां पर प्रॉब्लम फेस करनी जाए। अब कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? जो मिलिट्री के द्वारा जो एरिया ओन किया जाता है, जैसे आप म्युनिसिपल एरिया देखते हैं, नगर पंचायत देखते हैं, नगर परिषद देखते हैं, उसी तरीके का कैंटोनमेंट बोर्ड भी होता है। तो वहां पर जो सिविलियन लोग रह रहे थे, उनकी इच्छा ये थी कि भैया हमको इसमें नहीं रहना है, मिलिट्री वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमारे लिए कुछ काम किया जा रहा है, सिर्फ मिलिट्री वाले अपना काम देखते हैं। कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज करनी हो तो वो भी कैंटोनमेंट बोर्ड से पूछनी पड़ती है। तो बहुत सारी उनको परेशानियां आ रही थी और हिमाचल प्रदेश में इसकी मांग उठ रही थी और लगातार ये न्यूज में चला हुआ था। तो ये एक तो ये मेंस का पोर्शन हो गया है, जहां पर आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसको अब खत्म कर दिया गया है, तो इससे सिविलियंस को क्या क्या फायदा हो सकते हैं। और दूसरा प्रीलिम के लिए कि हाल ही में कैंटोनमेंट बोर्ड से किसे हटा दिया गया और उसे वहां के म्युनिसिपैलिटी एरिया में उसे मर्ज कर दिया गया। तो ये देखिए आपके पास आंसर इसका है योल इन कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन आया था एचएस में, जहां पर आपको बताया गया था कि मेल करना है आपको कि कैंटोनमेंट बोर्ड का जो एक तरफ कैंटोनमेंट बोर्ड और उसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया। डक्शाई कैंटोनमेंट हो गया, कसौली हो गया, योल हो गया। तो ये सारे जो हैं आपको पता होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रक्षा मंत्रालय से प्रभावित एक छावनी शहर था, लेकिन अब नागरिक क्षेत्रों को नगर पालिका के साथ एकीकृत कर दिया गया है। भारतवर्ष में छावनियों को नागरिक क्षेत्रों से बाहर रखा जा रहा है। ये अगर आप क्लास के स्टूडेंट हैं तो क्लास के स्टूडेंट्स को हम मेंस का क्वेश्चन दिया गया था कि ये इसको बाहर करने के क्या क्या नुकसान है। दूसरा ये भी है जो स्कॉलरशिप का टेस्ट जिसने भी दिया था, तो जो भी स्कॉलरशिप का टेस्ट दिए हैं वो 2 दिन तक आपकी वैलिड रहेगी। एक दिन हो चुका है, दूसरा दिन चला हुआ है।
तो 2 दिन तक हम रख सकते हैं। अगर स्कॉलरशिप अवील करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, नहीं तो कोर्स तो चला हुआ है ना। बाकी ये फ्री पीडीएफ जो आपको मिलती ही रहेंगी। खैर, नाउ अप्रोक्सीमेटली 1.61 लाख एकर्स ऑफ द लैंड आर हेल्ड विद इन दीज कैंटोनमेंट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और किसके अधीन है तो वो भी आप याद रखते हैं, कितना एरिया, तो 1.61 लाख एकड़ जो है वो इसके अधीन में है। अब ये कुछ कैंटोनमेंट बोर्ड है, जैसे बकलो हो गया, जैसे योल कैंटोनमेंट यहां पर आपको दिख रहा है, और कैंटोनमेंट बोर्ड डलहौजी हो गया, देन वी हैव कैंटोनमेंट कसौली, दिस वी हैव डक्षाई। तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बस इतना ही बताना है, आप इसमें और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ और ज्यादा इंप्रूवमेंट होनी चाहिए तो वो भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपका रिस्पॉन्स एंड तक होना चाहिए, ठीक है। आप एंड तक वीडियो में बने रहें। द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हेलीपोर्ट एट विच विलेज इन सुजानपुर कंस्टिट्यूएंसी। सरकार ने सुजानपुर निर्वाचन क्षेत्र के किस गांव में हेलीपोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। तो हाल ही में कहां पर यह हेलीपोर्ट बन रहा है, तो आपका डारला में बन रहा है। द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हेलीपोर्ट एट डारला विलेज इन द सुजानपुर कंस्टिट्यूएंसी। द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज रिलीज अ सम ऑफ 2 करोड़। कितना करोड़, 2 करोड़ इसके लिए जारी किए गए हैं, लेकिन आप सिंपली याद रख सकते हैं कि वे कहां पर बन रहा है, प्रपोज कहां पर है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उतना ज्यादा भी नहीं है। अब सुजानपुर में और क्या चीजें जरूरी है, अब ये आपको दिख रहा है सुजानपुर, सुजानपुर टिहरा। कमेंट सेक्शन में ये बताना है आपके सुजानपुर टिहरा की नींव किसने रखी, सुजानपुर टिहरा जो शहर है उसकी नींव किसने रखी। तो लेफ्ट बैंक ऑफ ब्यास रिवर, क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि भैया राइट बैंक पर है कि लेफ्ट बैंक पे है, तो भैया ये तो लेफ्ट बैंक पे है। लेफ्ट बैंक ऑफ ब्यास एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर फ्रॉम हमीरपुर, 24 किलोमीटर हमीरपुर से दूर है ये। यहां पर कुछ एक टेंपल है, जैसे कि नर्मदेश्वर महादेव टेंपल है, मुरली मनोहर टेंपल है, गौरी शंकर टेंपल है, तो ये साथ में ही यहाँ पर टेंपल, और किसके टाइम पीरियड में बनाए आप ये भी बता सकते हैं कि किसके टाइम पीरियड बने थे ये। और इसके साथ में ही यहां से जो रिवर जारी है वो ब्यास रिवर जारी है, जैसे यहां पर देखिए मंददौन है, यहां पर देहरा गोपीपुर उधर जारी है। नाउ दिस जो ये वाला यहाँ पर डैम बना हुआ है, जहां पर आपको पानी पानी थोड़ा सा दिखेगा, महाराणा प्रताप सागर ऑल्सो नोन एज पोंग रिजर्वॉयर और पोंग डैम लेक वॉज क्रिएटेड 1975, तो 1975 में बनी थी। अब क्वेश्चन से देखिए वो स्टैटिक वाला पोर्शन कैसे रिलेट हो गया। हमने क्वेश्चन क्या देखा कि क्वेश्चन था द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हेलीपोर्ट एट विच विलेज इन सुजानपुर। अब सुजानपुर में कहां पर बनने जा रहा था, डारला में बनने जा रहा था, लेकिन सुजानपुर से और क्या चीजें हैं वो आपके सामने आ गई कि कौन कौन से टेंपल्स हैं यहां पर। तो तीनों टेंपल आपने याद रखने हैं। लेफ्ट बैंक पे है ब्यास, हमीरपुर से थोड़ा ही 24 किलोमीटर दूर है, और यहां से ब्यास रिवर जारी है, जहां पर आगे पोंग डैम का फॉर्मेशन हो रहा है। और पोंग डैम अभी न्यूज में चला हुआ था, क्योंकि जो बर्ड्स हैं जो विंटर्स में यहाँ पर आते हैं उनका आगमन हो चुका है, जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहां से आते हैं वो जरूरी है, जैसे साइबेरिया वाला जो इलाका हो गया वहां से यहाँ पर पक्षी आते हैं इस दौरान। द फिल्म अमर कॉलोनी डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ चौहान फ्रॉम शिमला हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड फॉर विच प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो शिमला की सिद्धार्थ चौहान द्वारा निर्देशित फिल्म अमर कॉलोनी को हाल ही में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो आंसर वी हैव फेडरेशन इंटरनेशनल। अब ये देखिए, इसको याद नहीं रखने की जरूरत है, ये वाला नाम, तो FIPRESCI। तो इसके लिए अवार्ड जो है ये अमर कॉलोनी जो है डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ चौहान फ्रॉम शिमला हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर दिस अवार्ड। इंडिया ग्रैंड पिक्स 2022 अवार्ड बाय द फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। अब ये किस पर है देखिए, ये कहां पर हुआ, द 26th टेलिन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल एंड द बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर फ्रॉम इंडिया अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और कहां पर हुआ ये, केरला में हुआ। इतना आप याद रख सकते हैं, और सिद्धार्थ चौहान का नाम याद रखते हैं, और उसका फिल्म का नाम है अमर कॉलोनी डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ चौहान। द स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज सेट टू रीब्रांडेड विद व्हाट न्यू नेम। तो राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड को किस नए नाम से पुनः ब्रांड किया जाएगा। अभी आपने पहले भी सुना होगा जब न्यूज में चला हुआ था, दैट वाज हिमक्राफ्ट, दैट वाज हिमक्राफ्ट की हिमाचल प्रदेश में जो हथकरघा, जो हस्तशिल्प है या जो हाथ से बना रहे हैं चीजों को, उसको एक ब्रांड दिया जाना चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं कि कुल्लू शॉल है, चंबा का रुमाल है, अब कुछ भी ऐसी चीजें हैं, कांगड़ा की पेंटिंग है, तो उसका एक ब्रांड है। तो जब भी आप कोई चीज आप आगे इंप्रूव करना चाहते हैं, उसको मार्केट में लाना चाहते हैं, उसकी कोई ब्रांड होनी चाहिए। तो अब क्या है, हिमक्राफ्ट है। जैसे कि आपको ये वेबसाइट जो है वो कुछ इस तरीके की शो होगी। जब भी आप वेबसाइट हिमक्राफ्ट शो, इसको ओपन करके देखना है। जब आप इसको ओपन करके देखेंगे तो आपको ये चीज माइंड में बैठ जाएगी कि हाँ, मैंने वेबसाइट देखी थी, सर्च करके देखा कि क्या है उसमें, तो क्या जाता है इसमें देखने में, देख लीजिए। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन जो था उसका फॉर्मेशन होता है 1974 में। क्वेश्चन यहीं से पुट आउट हो गया आपको, अगर स्टैटिक से इसको जोड़ दिया जाए। अब देखिए 1974 में इसका गठन किया जाता है। द कॉर्पोरेशन इज रनिंग अ हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम इन कुल्लू।
कुल्लू में ये अपना जो क्लस्टर बेस्ड पर जो प्रोग्राम है वो अभी चला रहा है। तो ये हिमक्राफ्ट के बारे में देखें तो हिमाचल गवर्नमेंट प्लान्स टू रीब्रांड द स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका फॉर्मेशन 1974 में किया गया था, 74 में किया गया था। अब इसको रीब्रांड किया जाएगा, रीब्रांड, और इसका एम क्या होगा? टू प्रमोट ऑल हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्ट्स मेड बाय आर्टिसंस एंड वीवर्स इन द स्टेट। तो क्या होगा? इस पहल का उद्देश्य राज्य के कारीगरों और बुनकरों द्वारा बनाए गए सभी हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना है, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है। द न्यू ब्रांड नेम विल कंट्रीब्यूट टू ऑथेंटिसिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। जैसे कि आप आईफोन खरीदते हैं तो आईफोन की एक वैल्यू है, वो ब्रांड है ना आईफोन, तो उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन है कि भाई आईफोन खरीदा हुआ तो मजा है, आप है ना। तो वैसा ही आपका उसका ट्रस्ट बिल्डिंग है। आईफोन का फोन है, आईफोन है तो भैया खराब ही नहीं होगा जल्दी, पैसे दिए हुए हैं, फोटो अच्छे निकलेंगे, रील्स अच्छी बनेगी, है ना, तो तभी तो ज्यादा खरीदते हैं। तो यहाँ पर तो यानी कि ये सब चीजें होंगी इसमें। अब इससे क्या होगा? सच एज बिजनेस कार्ड बनेंगे, जो ईमेल सिग्नेचर होंगे वो इसी नाम से ही किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द करंट परसेंटेज ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन द 2 years MBA कोर्स एट IIM सिरमौर। तो IIM सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि IIM कहां पर है, तो IIM सिरमौर में। तो यहां पर ये पूछते हैं कि 2 वर्षीय MBA का जो यहां पर पाठ्यक्रम चला रहा है उसमें छात्राओं का जो वर्तमान प्रतिशत है वो आखिरकार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो 39% है। कहां पर इसको यूज करेंगे? मेंस में डाटा का यूज करेंगे कि भैया हाँ, महिलाओं का जो परसेंटेज है अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। हिमाचल प्रदेश में बात आए कि वीमेन डेवलपमेंट के लिए क्या चीजें हो रही हैं, तो यहां पर ये जिक्र आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल फील्ड में ये सब चीजें हो रही हैं, जहां पर IIM में उनका जो परसेंटेज है वो 39% है। दिस इज अ सिग्निफिकेंट राइज फ्रॉम द इनिशियल बैच इन 2015। 2015 में कम था, अब इसका परसेंटेज ज्यादा हो चुका है। अब IIM का गठन जो किया गया वो 2015 में किया गया। इज अ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। कब इसका गठन किया गया? What is the cancer prevalence rate in Himachal Pradesh as mentioned by the Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu? जैसा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया, हिमाचल प्रदेश में कैंसर की व्यापकता दर कितनी है, तो कितना प्रतिशत है, जो कि नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले वाली जो वीडियो है अगर नहीं देखी होगी तो वो भी देख लीजिएगा, और 75 डेज जो स्ट्रेटेजी वीडियो है वो भी एक बार आप लोग देख लेना। जितने भी लिंक है, जो भी सब चीजें हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो कितना है देखिए, क्वेश्चन था कि कैंसर प्रेवलेंस रेट हिमाचल प्रदेश में कितना है, तो वो है आपका 2.2%, 2.2, विच इज सिग्निफिकेंटली हाइयर देन द नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज कितना है? 0.6। हिमाचल प्रदेश में कितना है? 2.2। इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया ये प्रीलिम का भी, मेंस का टॉपिक भी, कि मेन हिमाचल प्रदेश में इसकी रोकथाम के लिए, कैंसर की रोकथाम के लिए और क्या चीजें की जा रही हैं। जैसे कि द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो हाईलाइटेड दैट 50% ऑफ द कैंसर केसेस आर क्यूरेबल, जो ठीक किए जा सकते हैं, और उनको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाई जा रही है विद द लेटेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी और उससे उनका इलाज भी किया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 8,500 केसेस आर डिटेक्टेड इन द स्टेट एवरी ईयर। तो लगभग हिमाचल प्रदेश में हर साल कैंसर के जो केसेस हैं वो लगभग 8,500 केसेस आते हैं, और नेशनल एवरेज से ज्यादा है 2.2%, और नेशनल एवरेज कितना है? 0.6%, जो आपको याद रखना है, जहां पर स्टेटमेंट वाइज ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संभावना यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हिम डाटा पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए हिम डाटा पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? हिम डाटा पोर्टल, कुछ डाटा ही तो होगा उसमें, लेकिन डाटा किसका होगा? तो वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स का होगा। हिम डाटा पोर्टल कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन टू इंटीग्रेट डाटा फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग द डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट है उन सभी का जो भी डाटा है, वेलफेयर स्कीम चलाई गई है, भैया कितना उनका इंप्रूवमेंट हुआ वो भी तो आप बताइए। तो वो सारा का सारा डाटा कहां पर मिलेगा आपको? हिम डाटा पोर्टल में। तो ये आपका हिम डाटा पोर्टल इसी से रिलेटेड है। द इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रेंथन बेनिफिट डिलीवरी सिस्टम थ्रू हिम पल्स, enhancing the capacity of हिम परिवार to link digital identity to the targeted population for effective delivery of benefits। ये कहां पर लिखेंगे आप? ई गवर्नेंस में पढ़ा दिया गया है। ई गवर्नेंस टॉपिक जो भी प्रीलिम, जो भी PYQ बने हैं इससे प्रीलिम के लिए, मेंस के लिए, वो सब आपको बता दिए हैं। मेंस वाला सेक्शन ई गवर्नेंस पर डिटेल में करवाया था, तो ई गवर्नेंस आपने क्या करना है, उसमें ये पॉइंट मेंशन करना है नोट्स में कि ई गवर्नेंस के लिए क्या किया जा रहा है। हिम डाटा पोर्टल विच इज इंपॉर्टेंट, और उसको हाईलाइट करना है नीचे। तो ये आपका हिम डाटा पोर्टल, यहाँ आपको होम दिख रहा है, डाटा सेट्स दिख रहे हैं, इनिशिएटिव दिख रहे हैं, न्यूज एंड ब्लॉग्स दिख रहे हैं। तो इस तरीके की आपको वेबसाइट दिखेगी, आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, चेक कीजिए, ताकि आपको और ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर नीचे देखिएगा एग्रीकल्चर, क्राइम, डेमोग्राफी, इकोनॉमी, एजुकेशन, सब चीज संबंधित है, लेकिन अभी तक इतना डाटा उसमें है नहीं अभी तक के लिए। हो सकता है बाद में अभी डाटा इसमें ऐड किया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर डज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रवीण सूद हेल फ्रॉम? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक प्रवीण सूद कहां से हैं? तो नए अपॉइंटेड हुए हैं, ये कहां से हैं? गारली परागपुर से है। तो गारली परागपुर से संबंधित है, न्यूली इलेक्ट किया गया था उनको, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपॉइंटेड? उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है? सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उनको उनकी जो नियुक्ति है वो कैसे की जाती है? तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है कि प्रेसिडेंट के द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा, चीफ जस्टिस के द्वारा, सॉरी लोकपाल के द्वारा, या फिर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये सी जो ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो यही आप यहां पर लिखा गया है कि उनके द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द हिम केयर स्कीम रिसेंटली लॉन्च फॉर? तो हिमाचल प्रदेश जो हिम केयर स्कीम है, हिम केयर स्कीम आपको पता होगी, लेकिन अभी हिम केयर स्कीम में क्या किया गया, कुछ और जो व्यक्ति हैं या उनको भी शामिल किया गया, जैसे कि फार्मर्स हो गए, यहाँ पर जेल इनमेट्स हो गए, स्कूल टीचर्स हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर हो गए। तो किसको शामिल किया गया? देखिए, इसमें से जेल इनमेट्स जो थे उनको शामिल किया गया, अब जो बेनिफिट ले सकते हैं हिम केयर का। तो द हिम केयर स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर, किसके लिए? अब, क्योंकि अभी तक तो हिम केयर योजना का लाभ ले ही रहे थे ना, जहां 5 लाख तक का ये मिलता है, बेनिफिट मिलता है एक परिवार के लिए। तो अब हिम केयर कार्ड आर प्रोवाइडेड टू प्रिजनर्स एट द मॉडल सेंट्रल जेल कांडा as this initiative. The scheme aims to cover the medical expenses of jail inmates, ensuring they receive necessary treatment during illness. Additionally क्या किया जा रहा है, इसमें इंक्लूड किया जाएगा SIT, HIV, TB, हेपेटाइटिस के जो भी प्रिजनर हैं उनको भी इसमें लॉन्च किया जाएगा। तो यह है आपका हिम केयर योजना। इसमें चयनित परिवारों को प्रतिवर्ष कितने मिलते हैं? 5 लाख रुपए मिलते हैं। 5 लाख निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं तब तक के लिए। और गरीबी रेखा से नीचे 40% से अधिक दिव्यांग और 70% से अधिक जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सभी को इस तरीके आपका हिम कार्ड आपने डाटा देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच बैंक इन हिमाचल प्रदेश रिसेंटली रिपोर्टेड अ साइबर फ्रॉड केस वेयर 7.79 करोड़ was allegedly siphoned off from its current account maintained by the Reserve Bank of India। जो कि आपका मामला है फिर आपका सीधे सीधे साइबर क्राइम का, कि प्रदेश में हाल ही में किस बैंक साइबर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया, जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित उसके चालू खाते से कथित तौर पर 7.79 करोड़ रुपए निकाल लिए गए साइबर क्राइम के तहत, साइबर क्राइम के थ्रू। तो यह आपका कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक न्यूज में चला हुआ था, इंपॉर्टेंट है, जहां पर 7.79 करोड़ रुपए करंट अकाउंट मेंटेन बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉड तरीके से साइबर क्राइम के थ्रू निकाल दी गई। 3 ट्रांजेक्शन इसमें हुई थी। तो हिस्ट्री ऑफ केसीसीबी कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की जो हिस्ट्री है वो कुछ इस तरीके से है, जहां पर आपको ये याद रखना है कि उसकी नींव कब रखी गई। तो 17 मार्च 1920 को कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की गई। इंदौर बैंक, फिर इंदौर बैंकिंग यूनियन इसके साथ मर्ज किया गया, फिर पालमपुर बैंकिंग यूनियन मर्ज किया गया, फिर नानौन, फिर द बैंक सफर्ड लॉसेस बिकॉज ऑफ द पार्टीशन इन 1947। फिर 1962 में फिर से पार्टीशन की वजह से जो पार्टीशन हुआ, इसको पैसे दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा 4.9 लाख रुपए, जो पार्टीशन की वजह से हुआ था। गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया इसको फंड, फ्री रिलीफ लोन इसको प्रोवाइड किया। फिर द बैंक entered into the deposit mobilization scheme of Pong Dam area aggressively and secured maximum share of the deposit bank। तो उसमें ज्यादातर शेयर इसके ही थे 1971-72 में पोंग डैम जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन स्कीम इसमें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द शानन प्रोजेक्ट एंड व्हाई इज देयर एन इंटर स्टेट डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश? देखिए, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में आखिरकार ऐसा क्या है कि इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चला हुआ है शानन प्रोजेक्ट को लेकर के। पंजाब कहता है कि भैया हमको बाकी फैसिलिटीज के लिए चाहिए, या तो फिर हम इस पर काम ही नहीं करेंगे, इसकी देखरेख ही नहीं करेंगे। अब शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, न्यूज में चला हुआ है। देखिए, अब क्यों ये न्यूज में है, क्योंकि 2000 अभी इसकी लीज जो है वो खत्म होने जा रही है एंड ऑन मार्च 2024। तो 2024 को इसकी जो लीज है 25 साल की वो खत्म हो जाएगी। तो अब जब खत्म हो रही है इसकी लीज, तो इसके कुछ ना कुछ मायने हैं, एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है, चाहे वो प्रीलिम का हो चाहे वो मेंस के लिए हो। डिस्प्यूटेड है, तो दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट। 110 मेगावाट पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो पावर है वो जनरेट की जाती है इसके थ्रू, इस प्रोजेक्ट के थ्रू। अब इसमें दिक्कत क्या है, उस दिक्कत को समझते हैं जरा। ये रहा आपका शानन पावर हाउस, ये आपका शानन हो गया, जो जोगिंदर नगर हो गया। तो आप याद रखते हैं कहां पर है, जोगिंदर नगर में, मंडी के समीप ही है। यहां से पानी लिया गया है, ठीक है, इधर से पानी लिया गया है और इधर ये शानन पावर हाउस को आता है।
तो शानन पावर हाउस इज सिचुएटेड 2 किलोमीटर फ्रॉम जोगिंदर नगर इन हिमाचल प्रदेश एंड इट इज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट इन इंडिया इन मेगावाट कैपेसिटी। द ब्रिटिश इंजीनियर किसने बनाया था वो भी याद रखना है, तो कर्नल बीसी बेटी के द्वारा एंड हिज टीम इन कोलैबोरेशन विद द रूलर जोगिंदर नगर रीजन राजा करण सेन। तो राजा करण सेन प्लस कर्नल बेटी, जो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। द शानन पावर हाउस इज करंटली अंडर द कंट्रोल ऑफ पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड होल ऑफ द रेवेन्यू गोज टू पंजाब गवर्नमेंट। अभी तक देखिए, जब ये ट्रीटी हुई उसके बाद वाला अगर हम ट्रीटी कहें कि तो 1925 में हुई, तो दोनों के बीच में जो ट्रीटी हुई, जोगिंदर नगर के जो यहाँ के मंडी के जो राजा थे उनके बीच में और कर्नल बेटी के बीच में, उन्होंने कहा कि भैया 99 साल की लीज है, 1925 में हुई। बेशक ये जो बना ये 1932 में बना फिर, लेकिन दोनों के बीच में यही था कि 99 ईयर की लीज होगी, तो लीज खत्म हो रही है 2024 में। अब दिक्कत ये है कि पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब जब ये पार्टीशन हुआ 1966 वाला, जब पंजाब जो अलग हुआ, फिर हिमाचल प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो उस समय ये जो था शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट ये पंजाब को चले गया। अब क्योंकि 2024 में खत्म होनी थी ये, अब पंजाब वाले कह रहे हैं कि भैया, पंजाब गवर्नमेंट जो कह रही है कि हम इसकी देख रेख नहीं करेंगे, या तो फिर से लीज पर देना पड़ेगा। तो हिमाचल गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम लीज पर नहीं देंगे, क्योंकि बेनिफिट तो गवर्नमेंट को ही हो रहा है। 99 साल की लीज तो क्यों देंगे फिर, 110 मेगावाट एनर्जी जो उत्पादन कर रहा है ये तो दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट है। तो 2024 में लीज खत्म होगी और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को ये फिर से ये प्रोजेक्ट वापस मिल जाएगा। हु इज द न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो है आपके जस्टिस रामचंद्र राव। जस्टिस रामचंद्र राव आप ऐसे याद रख लीजिएगा, बाकी तो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। किसने शपथ दिलाई? द गवर्नर शिव प्रकाश शुक्ला। What is the primary purpose of algorithm developed by researcher from IIT Mandi in collaboration with the scientist from the University D Lorraine? तो यूनिवर्सिटी डी लॉरेन के एक वैज्ञानिक के सहयोग से आईआईटी मंडी जो मंडी में कहां पर है, ये कमांद में, के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एल्गोरिथम का प्राथमिक उद्देश्य आखिरकार क्या है? तो उनका प्राथमिक उद्देश्य है आइडेंटिफाइंग फॉल्ट्स इन हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है। The passage states that the algorithm developed by researcher from IIT Mandi in collaboration with the university के साथ designed to automatically detect operation failure in heating, ventilation and air conditioning। जो अब कोई चीजें ऐसी इस तरीके से फेलियर हो जाती हैं तो उनको किस तरीके से निवारण किया जा सकता है समय से पहले, तो वही इनका था। Therefore the primary purpose of the algorithm is to identify fault in HVAC, यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कोई भी डिफॉल्ट आता है तो उसे डिटेक्ट करना इनका प्राइमरी पर्पस है। What is the primary purpose of second 2D metamaterial based foundation proposed by the team of researcher from IIT Mandi? यही है, इससे ही सही क्वेश्चन इसी से ही है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिड्यूसिंग, सॉरी ये अलग से क्वेश्चन है, लेकिन IIT मंडी से ही संबंधित है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस? IIT मंडी के शोधकर्ताओं की टीम द्वारा प्रस्तावित 2D मेटामेटेरियल आधारित फाउंडेशन का प्राथमिक उद्देश्य आखिरकार क्या है? तो उसका आखिर उद्देश्य जो है वो है रिड्यूसिंग डैमेज टू स्ट्रक्चर ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स। अगर अर्थक्वेक आता है तो स्ट्रक्चर बने हुए, बिल्डिंग बनी हुई है, कोई भी चीजें हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, उनको किस तरीके से बहुत कम नुकसान हो, वो सब चीजें। भूकंप के दौरान संरचनाओं को होने वाले नुकसान को कम करना। तो डॉक्टर अपूर्णा गुप्ता के नेतृत्व में IIT मंडी के शोधकर्ताओं की टीम ने इमारतों को भूकंप से बचाने के प्राथमिक लक्ष्यों के साथ 2D मेटामेटेरियल आधारित फाउंडेशन का प्रस्ताव रखा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भूकंप की तरंगों को बुद्धिमानी से मोड़ना या प्रतिबिंबित करना, जिससे इमारत को नुकसान कम हो, जैसा कि जो जापान में है, जापान में जो बिल्डिंग्स भी हैं कैसी बनती हैं कि अर्थक्वेक आए भी तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी भी हो जाएगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह की बिल्डिंग्स। तो ये है आपका IIT रिसर्चर मंडी प्रपोजेस मेटामेटेरियल बेस्ड फाउंडेशन फॉर अर्थक्वेक प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। तो ये है आपके रिसर्चर्स जिन्हें याद रख सकते हैं आप। नाम तो याद नहीं रखने हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हिमाचल का भविष्य है तो आप याद रख सकते हैं कि IIT मंडी से ही हुए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजना का मुख्य फोकस क्या है, जो अभी हाल ही में साइन हुई है वर्ल्ड बैंक के साथ? तो इसका उद्देश्य है सेटिंग अप ऑफ एन इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी इन्फोर्समेंट सिस्टम इन शिमला एंड नूरपुर पुलिस स्टेशन। कहां पर? एक शिमला और नूरपुर में इंटीग्रेटेड सेफ्टी इन्फोर्समेंट, वहां पर दो जगह पर।
वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड ग्रांट ऑफ 51 करोड़ फॉर ए प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। इसका प्राइमरी फोकस होगा इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी इंफोर्समेंट सिस्टम। कहां पर? शिमला और आपके नूरपुर पुलिस स्टेशन में, पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में। दिस इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रैफिक इंफोर्समेंट कंट्रोल रूम। क्या क्या होगा इसमें? जो ट्रैफिक इंफोर्समेंट कंट्रोल रूम है उसका फॉर्मेशन करना, एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर इंटरसेप्टर्स एंड पेट्रोल व्हीकल्स एंड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा, एआई कैमराज होंगे और रेस्क्यू इक्विपमेंट्स होंगे। तो इन सभी के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा फोकस किस पर है? इंटीग्रेटेड सेफ्टी इंफोर्समेंट सिस्टम। तो ये सभी चीजें, आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, एआई कैमराज लगा रहे हैं, तो वो सभी चीजों से संबंधित हो सकता है। What is the focus of the one day state level multi stakeholder meeting organized by the Himachal Pradesh State Wetland Authority and Forest Department? किन किन के बीच में? एक आपका हिमाचल प्रदेश वेटलैंड अथॉरिटी और दूसरा आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया। तो दो चीजें हो गई। तो इनके बीच में जो ये स्टेट लेवल का मल्टी स्टेक होल्डर मीटिंग हुई, उसका मेन फोकस आखिरकार क्या था? मेन फोकस था प्रेजेंटेशन ऑन 2 रामसर साइट्स एंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान्स। 2 की बात की गई है, 3 की बात नहीं की गई है। ठीक है, वन डे स्टेट लेवल जो हुआ इन दोनों के बीच में वो था यही, एक आपका रेणुका जी और दूसरा आपका पौंग डैम वेटलैंड। आपने ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश का यह सबसे छोटा वेटलैंड है वो आखिरकार कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश में कितने वेटलैंड है? तो आपके पास टोटल वेटलैंड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हिमाचल प्रदेश में आखिरकार वेटलैंड साइट्स कितनी है। तो हिमाचल प्रदेश में 3 वेटलैंड साइट्स है, लेकिन ये कौन कौन सी? देखिए, ये पौंग डैम हो गया, रेणुका हो गया और चंद्रताल हो गया। तो चंद्रताल कहां पर है? लाहौल स्पीति में। रेणुका सिरमौर में है। आपका पौंग डैम जो है वो है कांगड़ा में। ये हो गया आपके 3, ये चंद्रताल, रेणुका और पौंग डैम, 3 रामसर साइट्स होगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा रामसर से ही है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रामसर साइट? आखिरकार रामसर साइट्स की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये जरूरी है? हिमाचल प्रदेश में जो 3 रामसर साइट्स हैं उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो भी तो इसमें ही आएगा। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उसकी एंड बायोडाइवर्सिटी। आप देखेंगे कि जो पौंग डैम वाला एरिया है, पौंगडेम जो रामसर साइट्स है, वेटलैंड एरिया है, वहां पर बायोडाइवर्सिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। संरक्षण बहुत ज्यादा किया जा रहा है, जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक ने ऑर्डर दिया है कि वहां के आसपास के एरिया में कोई कृषि होनी नहीं चाहिए। यह भी न्यूज में चला हुआ था कि वहां पर फिर भी कृषि की जा रही है। अगर वहां पर कृषि होगी तो वहां के जो पक्षी आते हैं उनके लिए वो सही नहीं रहेगा, वो पक्षी फिर से आएंगे नहीं। कई बार तो उन पक्षियों को मारा भी जाता है। तो रामसर साइट्स रेफर टू अ वेटलैंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स सिग्निफिकेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, आल्सो नोन एज ए कन्वेंशन। कब हुआ ये कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स? दिस इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी वाज इनिशिएटेड बाय यूनेस्को इन 1971। कब हुआ जी? 1971 में हुई। वही आपको याद रखने के लिए बहुत जरूरी है, जहां पर जैव विविधता अधिक हो, जहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज ज्यादा हो कि भैया पक्षी आ रहे हैं, पशु आ रहे हैं, तो ये सब चीजें जहां पर हो रही हैं उसका संरक्षण करने के लिए, है ना, क्योंकि जहां ज्यादातर देखने को मिलती है वेटलैंड पर ये। और वेटलैंड कौन सा एरिया होता है? जहां पर आपको दलदल वाला या पानी पानी वाला जो एरिया है वो दिखता है आपको। हो सकता है वो लेक भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिसेंट इनिशिएटिव हैज द न्यू कांग्रेस गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश टेकन रिगार्डिंग द आईटी सेक्टर? आईटी सेक्टर से संबंधित हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, जो नई कांग्रेस सरकार बनी, उनके द्वारा कौन सी एक नई पहल शुरू की गई है, ये आपको बताना है। तो नई जो पहल शुरू की गई है, देखिए, टास्किंग ऑफिशियल टू फाइंड लैंड फॉर एस्टेब्लिशिंग एन आईटी पार्क इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो नया जो आईटी पार्क है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनाना, लेकिन जो आईटी पार्क है उसका फॉर्मेशन या क्यों किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या आईटी पार्क जो होते हैं उसके कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे क्रिएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स विद मोर देन 30% फॉर विमेन, लार्ज कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट एंड ऑफ इंडिया, ब्रिंगिंग वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, जहां पर आपको ज्यादातर चीजें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से मिलेंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो वो है आपका आईटी पार्क्स ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि आईटी से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिलेंगी, टेक से रिलेटेड। What is the main objective of the collaboration between CSIR Institute of Himalayan Bioresource Technology, Palampur, Kangra, and the Space Application Center and the of the Indian Space Organization? तो क्या कह रहा है ये? CSIR हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि आपका पालमपुर कांगड़ा, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के बीच सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है इन दोनों के बीच में मुख्य उद्देश्य? स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ऑन पाइन फॉरेस्ट, जो चील के जो वृक्ष हैं, जो चील के पौधे हैं, उन पर क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि आप देखते हैं कि चील के वृक्ष में ज्यादा जल्दी आग लग जाती है। सबसे ज्यादा आग जो चील के पौधों में ही लगती है, वहां पर जब आग लगी तो बाकी क्षेत्रों में बिल्कुल फैल जाती है। तो ये स्टडी दोनों के बीच में कोलैबोरेशन जो हुआ इन दोनों के बीच में, वो क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाइन फॉरेस्ट पर, चील के वृक्षों पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट चंबयाल लॉन्च्ड बाय द चंबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब चंबयाल है तो कहीं ना कहीं चंबा डिस्ट्रिक्ट से, और आपका किससे रिलेटेड होगा, चंबा के रुमाल से। इनकरेजिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड प्रिजर्विंग लोकल आर्ट एंड कल्चर, तो लोकल आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। चंबयाला इज टू प्रिजर्व एंड प्रमोट रिच आर्ट एंड कल्चर ऑफ द चंबा। स्पेशली फोकस कहां पर करना है, फोकसिंग ऑन ट्रेडिशनल क्राफ्ट सच एज चंबा रुमाल हो, चाहे वो वहां की मिनिएचर पेंटिंग हो, चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे वो लकड़ी का आर्ट हो, वुड आर्ट जिसे आप कहते हैं, चंबा चप्पल हो और चंबा थाल हो। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ के लिए कि चंबा में कौन कौन सी चीजें फेमस है। जब भी आप लिखें कि भैया चंबा में क्या फेमस है, तो चंबा में ये सारी चीजें फेमस है जिनको प्रिजर्व करने के लिए अभी ये इनकरेजिंग ट्रेडिशनल एंड प्रिजर्विंग लोकल आर्ट, तो प्रोजेक्ट इसलिए चलाया गया है जो आप आर्ट एंड कल्चर में लिखेंगे। अगर आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च्ड, व्हाट आर द रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द, व्हाट आर द वेरियस स्कीम्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू प्रिजर्व आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो उसमें आप लिखेंगे हिमक्राफ्ट, उसमें मेंशन करेंगे, उसमें आप चंबयाल मेंशन करेंगे, तो ये सब चीजें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट रिसेंट डेवलपमेंट हैज बीन रिपोर्टेड रिगार्डिंग खैर ट्री इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में खैर के पौधों के संबंध में हाल ही में क्या घटनाक्रम सामने आया है, देखिएगा जरा ध्यान से रखिएगा कि खैर ट्री के संबंध में हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ अभी। तो सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रांटेड परमिशन टू एक्स खैर ट्री ऑन गवर्नमेंट लैंड इन 10 फॉरेस्ट डिवीजन। तो 10 जो वन प्रभाग में है सरकारी भूमि पर खैर पौधों को काटने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। What is the primary objective of the green hydrogen policy that Chief Minister सुखविंदर सिंह सुक्खू plans to formulate in the state? तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य में जिस आधारित हाइड्रोजन नीति को बनाने की योजना बना रहे हैं, उसका प्राथमिक उद्देश्य आखिरकार क्या है, क्या हो सकता है उसका प्राथमिक उद्देश्य? क्या ट्रेडिशनल एनर्जी को फोकस देना है, क्या इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा अट्रैक्ट करना है, टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी और टू रिड्यूस द स्टेट्स रिलायंस ऑन नेचुरल एडवांटेज? आप सोचिए अपने दिमाग में आंसर जब आएगा तो आप स्टॉप कर सकते हैं। टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन लार्ज स्केल रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, किसके लिए, कि ताकि रीन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट है उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, उसके लिए उनका फोकस है हाइड्रोजन पॉलिसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट signed a memorandum of understanding for the production of green hydrogen and green ammonia on pilot basis। तो ये अभी पायलट बेसिस पर किया जाएगा। तो किसके साथ ये कोलैबोरेशन हुआ है जिसमें हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आंसर है हमारा ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ ये अभी हस्ताक्षर किए गए हैं, एमओयू साइन किए गए हैं। द कोलैबोरेशन एम्स टू लेवरेज द स्टेट्स एबंडेंट रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल बेनिफिट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो ये थे आज के क्वेश्चन। देखिए ये है आपका हिमाचल टू फॉर्मेट न्यू ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। अगर मान लीजिए पॉलिसी आती है तो आपके मेंस के लिए बहुत जरूरी हो जाएगी, जहां पर हर एक पॉलिसी के बारे में पूछा जाता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, ये वाली पॉलिसी हो, तो आप इन सभी के बारे में देख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। मेंस में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। तो इसी के साथ आज की जो वीडियो है हमारी समाप्त होती है, लेकिन जो भी कोर्सेज में जो भी डेमो क्लासेस हैं, नोट्स हैं, वो आप प्रॉपर तरीके से देखिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, एक्सपेक्टेड मेंस के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सभी को सॉल्व कीजिए। और स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए हमने कह दिया है कि 2 दिन है, 1 दिन बीत चुका है, 1 दिन और है। आई होप कि सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने जो व्यूज हैं वीडियो के रिगार्डिंग कि क्या सजेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या आप अपने व्यूज जो है वो लाइक करके शेयर करके बता सकते हैं हमें। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली मिल जाएगी, और हमारी एप्लीकेशन पर भी आप इस पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, रिस्पांस ठीक रहा तो आपके लिए ये पीडीएफ हमेशा फ्री ही रहेगी, लेकिन रिस्पांस उतना ज़्यादा नहीं रहा तो ये हमारी एप्लीकेशन पर ही उपलब्ध होगी, फिर जो क्लास स्टूडेंट है उनके लिए ही। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।